नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सीरीज का 4th वीडियो है। अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे CUET PG और UGC नेट कोर्सेज को बाय कर सकते हैं और इससे आपके प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो इससे विजिट कर सकते हैं और अगर आप भोवेश 10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ टेंजिबल नेशनल पावर। तो टेंजिबल नेशनल पावर का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? ए कंट्रीज मिलिट्री स्ट्रेंथ, ए कंट्रीज कल्चरल इन्फ्लुएंस, ए स्टेट्स हिस्टोरिकल अलायंसेस और ए लीडर्स डिप्लोमेटिक स्किल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो देखिए, टेंजिबल जो नेशनल पावर है इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक टेंजिबल होता है और एक होता है इंटेंजिबल। ओके, इंटेंजिबल, टेंजिबल पावर और इंटेंजिबल पावर। जो टेंजिबल पावर है वो मिलिट्री पावर होता है ना, और जो इंटेंजिबल पावर है वो बाकी सारे कल्चरल इन्फ्लुएंस और हिस्टोरिकल जो अलायंसेस और डिप्लोमेटिक स्किल्स, ये जो तीनों है ये इंटेंजिबल नेशनल पावर के अंडर आते हैं। इसको भी याद रख लेना अगर इंटेंजिबल पावर की बात करें तो, ठीक है। और टेंजिबल पावर की बात करें तो यही मिलिट्री स्ट्रेंथ है, नेचुरल रिसोर्सेस है और इकोनॉमिक प्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ शॉपकीपर डिप्लोमेसी। तो शॉपकीपर डिप्लोमेसी के फीचर कौन सा नहीं है, देखना है। इट इज बेस्ड ऑन पीसफुल अप्रोच। जो शॉपकीपर डिप्लोमेसी है वो पीसफुल अप्रोच में बेस्ड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इट इज ए मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी फॉर मेंटेनिंग पीस थ्रू कॉम्प्रोमाइज। मतलब पीस को कैसे मेंटेन करेंगे, कॉम्प्रोमाइज से। इट इज बेस्ड ऑन द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडरेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडरेशन की बात करता है। या फिर इट ट्राइज टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट थ्रू वार ओनली। मतलब कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करेंगे वार के माध्यम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नोट दिया हुआ है ना, कि नोट ए फीचर। तो जो शॉपकीपर डिप्लोमेसी है वो वार की बात नहीं करता है। शॉपकीपर डिप्लोमेसी कॉम्प्रोमाइज की बात करता है, पीसफुल पर्पस की बात करता है, ना कि वार में जाने की बात करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिमार्क्ड दैट पावर इन ए पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि किसने कहा है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पावर के बारे में, कि पावर क्या है? पावर मीन्स द पावर ऑफ मैन ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन। मतलब कि किसी दूसरे आदमी के माइंड्स एंड एक्शंस की, है ना, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस। ओके, पावर ऑफ मैन ओवर द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ अदर मैन। तो ये स्टेटमेंट हैंस जे मॉर्गनथाउ की है, इसको याद रखना, हैंस जे मॉर्गनथाउ ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ शार्प पावर। तो ये जो शार्प पावर का कॉन्सेप्ट है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है इंटरनेशनल रिलेशन में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर वॉकर एंड जेसिका लडविक। ओके, क्रिस्टोफर वॉकर एंड जेसिका लडविक शार्प पावर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है इन इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। तो शार्प पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट दिया हुआ है अबाउट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब एशियन के बारे में कौन सा नॉट करेक्ट है? तो फर्स्ट एशियन इंडिया एशियन समिट वाज हेल्ड इन नवंबर 2002, ये करेक्ट है। एशियन डिक्लेयर्ड साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन इन 1995, ये भी स्टेटमेंट सही है कि जो एशियन है वो डिक्लेयर किया था न्यूक्लियर वेपन्स फ्री जोन 1995 में, साउथ ईस्ट एशियन। ओके, तो एशियन इज वर्किंग टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स एंड डेवलप इकोनॉमिक रिलेशंस विद चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जो एशियन नेशंस है वो क्या कर रहा है, जो ट्रेड बैरियर होता है उसको
कम करने की कोशिश कर रहा है ना। और चाइना किसके साथ? चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया के साथ। और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? इंडिया बिकम फुल डायलॉग पार्टनर ऑफ एशियन इन 1995। नहीं, 1995 में नहीं हुआ है, ये 1995 में हुआ है ना। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, इंडिया बिकम एन एशियन सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर कब बना था? 1992 में। एंड फुल एशियन डायलॉग पार्टनर बना था 1995 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? तो सार्क में कितने नेशन से, कितने कंट्री है? 8 कंट्री है ना, याद है? इंडिया है ना, उसके बाद श्रीलंका, मालदीव्स, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है ना। तो जो म्यांमार है, म्यांमार नहीं है, म्यांमार तो एशियन नेशन है ना, एशियन जो कंट्रीज है उसमें म्यांमार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज ए पार्ट ऑफ रिसेंटली कंडक्टेड P5+1 न्यूक्लियर एग्रीमेंट? तो इसमें कौन सा कंट्री जो पार्ट है? ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जर्मनी है ना। तो देखिए, P5 का मतलब पता है आपको? P5 कंट्रीज कौन कौन से हैं? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। कौन कौन है? चाइना है ना, रसिया, उसके बाद है USA, उसके बाद UK, उसके बाद फ्रांस। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको याद रखना। तो देखिए, P5 कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स, UK, फ्रांस, रसिया, चाइना एंड जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग WTO? तो WTO के बारे में दिया हुआ है। इट एडमिनिस्टर्स WTO ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो ट्रेड एग्रीमेंट्स को क्या एडमिनिस्टर करता है? हाँ, करता है। इट एक्ट्स एज ए फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए एक फोरम की तरह काम करता है। इट मॉनिटर्स नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। हाँ, ये नेशनल ट्रेड पॉलिसीज को भी मॉनिटर करता है। इट सप्लाइज टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। तो डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है क्या WTO? नहीं, ये नहीं होगा। तो क्या नॉट करेक्ट बोला है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी अंडर द UN चार्टर? तो क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल? देखते हैं। ईच country is responsible for its own defense without external intervention। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फंडामेंटल प्रिंसिपल कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में दिया हुआ है ना। कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? तो ये क्या कलेक्टिव सिक्योरिटी में आता है कि ईच कंट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन डिफेंस विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन के बदले वो अपने अपने मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, ये नहीं होगा। ऑल मेंबर स्टेट्स मस्ट टेक जॉइंट एक्शन अगेंस्ट थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस। तो यही कलेक्टिव सिक्योरिटी होगा ना, कि जो सारे के सारे स्टेट्स है वो जॉइंट एक्शन लेंगे, है ना, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस। जब इंटरनेशनल पीस नहीं, उसको थ्रेट पहुंचेगा इंटरनेशनल पीस को, तब जॉइंट एक्शन लेंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉरेन एड इन इंटरनेशनल रिलेशंस? तो जो फॉरेन एड आता है ना, फॉरेन एड, विदेशी मतलब हेल्प, साहाय्य हम कह सकते हैं, फॉरेन एड, उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। हाँ, यही करेक्ट आंसर है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी मिल जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट रोल डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्ले इन मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस? मतलब जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, AI, क्या रोल प्ले करता है? इट हैज रिप्लेस्ड ऑल ह्यूमन डिप्लोमेट्स इन नेगोशिएशंस। ये क्या संभव है? सभी ह्यूमन जो डिप्लोमेट्स है उसको रिप्लेस कर सकता है? नहीं। इट इज यूज्ड फॉर साइबर वारफेयर, सर्वेलेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ये है करेक्ट आंसर कि ये यूज होता है इट इज यूज्ड फॉर साइबर वारफेयर, सर्वेलेंस में एंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, इन चीज़ों में यूज होता है। इट एंश्योर्स ऑल कंट्रीज हैव इक्वल मिलिट्री कैपेबिलिटीज। नहीं, ये एंश्योर नहीं करता है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज इक्वल होगा ना। इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस है ना। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर, ये जो बुक है वर्ल्ड ऑर्डर, ये बुक किसने लिखा है? फुकुयामा, सैमुअल हंटिंगटन, हेनरी किसिंगर या एंटोनियो ग्राम्स्की? तो ये जो बुक है ये किसिंगर, हेनरी किसिंगर की बुक है वर्ल्ड ऑर्डर, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ग्रीन जियोपॉलिटिक्स। तो ग्रीन जियोपॉलिटिक्स इन मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन में ग्रीन जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या है? रेफर्स टू द रेजिंग रोल ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन शेपिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। तो यही ग्रीन जियोपॉलिटिक्स है। क्या? जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स में है ना, ग्लोबल पावर डायनामिक्स में एनवायरमेंटल पॉलिसीज का इंपॉर्टेंस मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, उसका रोल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ये सब नहीं होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पावर इज लाइक मनी इज फॉर्मुलेटेड बाय, मतलब कि पावर मनी की तरह है ना, जैसे इकोनॉमिक्स में पावर होता है, सॉरी मनी होता है, वैसे पॉलिटिक्स में पावर होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, ये बात किसने कहा है? ये कहा है टेलकोट पर्सन ने। ठीक है, टेलकोट पर्सन कहते हैं पावर इज लाइक मनी। ठीक है, इसको याद रखना। टेलकोट पर्सन, उसकी जो बुक था ऑन द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर, उसमें वो इलेबोरेट करते हैं पावर एज मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु हैव आर्ग्यूड दैट फार फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ए वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। तो ये कीवर्ड है, इसको याद रखना। जो वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग है ये कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट आइडियोलॉजी है। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट जो है, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, उन लोगों की ये बात है वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। ठीक है, इसको याद रखना, ये कीवर्ड है। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट्स आर्ग्यूड दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, मतलब कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम ही बनाते हैं, सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं, ना कि रेदर देन ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड, ताकि ना कि ऐसा ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड होता है। हम मतलब हम लोग ही, सोसाइटी ही कंस्ट्रक्ट करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। तो जो वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, निकोलस ओनुब के नाम याद रखना, निकोलस ओनुब कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन ऑथर ऑफ वन ऑफ द मेजर बुक्स इन द एरिया ऑफ गेम्स थ्योरी, द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। तो ये जो बुक है गेम्स थ्योरी, द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ये किसकी बुक है? ये ऑप्शन नंबर बी, वॉन न्यूमैन एंड ओशर मॉर्गनस्टर्न, इसकी बुक है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थीसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो ये भी याद रखना, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट डिपेंडेंसी थ्योरी, ये किसकी है? लुक्सेमबर्ग, बेरेन, चे गुएवारा और एंड्रे गुडन फ्रांक। तो ऑप्शन नंबर डी, एंड्रे गुडन फ्रांक कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, है ना, उसके थीसिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सिक्योरिटी चैलेंज इन एमर्जिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब कि मेजर सिक्योरिटी चैलेंज है इंटरनेशनल रिलेशन में, क्या है? द डिक्रीज इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग, मतलब ग्लोबल जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो डिक्रीज हो रहा है, ये क्या पॉसिबल है? नहीं है। द राइज ऑफ साइबर वारफेयर एंड हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो जो साइबर वारफेयर हो रहा है ये राइज हो रहा है ना, ये कारण हो सकता है। ऑप्शन 3 देखते हैं, द टोटल एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म वर्ल्ड वाइड, ये तो इम्पॉसिबल है कि टोटल एलिमिनेशन हो गया है टेररिज्म वर्ल्ड वाइड। द शिफ्ट अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी नहीं, शिफ्ट अवे नहीं हो रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। जो साइबर वारफेयर बढ़ रहा है और हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहा है, यही है मेजर सिक्योरिटी चैलेंज इन एमर्जिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है? WHO, सॉरी, यस, WHO, IMF, यूनेस्को या WTO। तो WTO इज द करेक्ट आंसर, WTO से जुड़ा हुआ है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, Which of the following statements is true with regard to NPT and CTBT? NPT, Non-Proliferation Treaty,
और सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, ये दोनों किससे हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से जुड़ा हुआ है ना, ताकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोक सके। ठीक है, न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए ये लाया गया था। तो कौन सा क्या है, ट्रू है, देखते हैं। इंडिया हैज साइंड बट नॉट रेटिफाइड, इंडिया क्या एनपीटी साइन किया है, नहीं किया है, तो ये गलत हो गया। इंडिया हैज साइंड सीटीबीटी, इंडिया सीटीबीटी को भी साइन नहीं किया है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी को भी साइन नहीं किया है, एनपीटी को भी साइन नहीं किया है। इंडिया हैज नीदर साइंड नॉर रेटिफाइड ईदर एनपीटी एंड और सीटीबीटी, यही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म जस्ट इन बेलो, जस्ट इन बेलो लास्ट वीडियो में बताया था, जस्ट वर्ड थ्योरी से रिलेटेड है, जस्ट इन बेलो है ना। तो जस्ट इन बेलो क्या कहता है, एथिक्स की बात करता है ना। तो जस्ट रिकर्स टू वार, रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, द जस्ट कंडक्ट ऑफ वार, यही कि वार भी जो हो रहा है उसको जस्टली कंडक्ट होना चाहिए, वही जस्ट इन बेलो होता है। ठीक है, जस्ट एंड और एक चीज होता है जस्ट एड बेलो, इसको भी याद रखना, बेलम, जस्ट एड बेलम और जस्ट इन बेलो, ये दोनों जस्ट वर्ड थ्योरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जस्ट इन बेलो क्या कहता है, रूल्स एंड एथिकल प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ वारफेयर, जो वारफेयर हो रहा है, जो वार हो रहा है उसमें भी रूल्स एंड एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाज फाउंडेड इन द ईयर, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो कब फाउंड किया गया था, तो 1989, 1987, 1981 एंड 1980। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1981। 1981 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉल्ट, मतलब कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी टॉक्स, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक की ऑब्जेक्टिव क्या थी, प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन को प्रमोट करना था, आर्म्स से इकोनॉमी कहाँ से आ जाएगा, द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, बी टू एस्टेब्लिश एन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और टू रिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, कि लिमिट करना होगा प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ग्रेट डिबेट इन इंटरनेशनल रिलेशंस रेफर्स टू द क्लैश बिटवीन, जो ग्रेट डिबेट बोला जाता है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में, ग्रेट डिबेट जो कहा जाता है किसके किसके बीच में, दो आइडियोलॉजी के बीच में ना, रियलिस्ट एंड लिबरल्स के बीच में, या फिर फेमिनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट के बीच में, या फिर कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट और रेशनलिस्ट के बीच में, और क्लासिकल और स्ट्रक्चरल रियलिस्ट के बीच में। तो ये सारे आइडियोलॉजी शायद आपको पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो रियलिस्ट एंड लिबरल्स के बीच में जो डिबेट चला है उसको ही ग्रेट डिबेट कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो रियलिस्ट आइडियोलॉजी किसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है, पावर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। ऑन द अदर हैंड जो लिबरल आइडियोलॉजी है वो कोऑपरेशन की बात करता है, इंस्टीट्यूशंस की बात करता है ना, जो लीग ऑफ नेशंस आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना, वो लिबरल आइडियोलॉजी था, आइडियोलॉजी से आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन, EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन का क्या प्राइमरी रोल है इंटरनेशनल रिलेशन में, मिलिट्री एलाइज को प्रमोट करना, या फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मतलब फोस्टर करना यूरोप में, या फिर एस्टेब्लिश करना ए वर्ल्ड गवर्नमेंट को, या फिर टू सपोर्ट कॉलोनियलिज्म, तो ये तो नहीं होगा कॉलोनियलिज्म। तो बी इज द करेक्ट आंसर, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को पढ़ाना, है ना, यूरोप में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होता है। तो अगर आप इस वीडियो के मतलब कि PDF चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐसे पर जा सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस।